हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ में आज क्लास 7 का चैप्टर 5 है, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, आपने देखिए 17वीं शताब्दी तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं मुग़ल शासक में, ठीक है, और कौन कौन से वंशज आए हैं, कौन से राज्य साम्राज्य बने हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन आम जनता के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की उस समय जनजातियां होती थी, कैसे खानाबदोश लोग होते थे, वो सब भी यहाँ पर हम जानेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। ठीक है, यही हम अभी यहाँ पर आपको पहले बता रहे थे कि किस तरह राजा बने, कैसे महाराजा बने, कैसे साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। आम जनता भी तो कैसे भी अपना जीवन यापन कर ही रही होगी। सिर्फ कृषि पर ही अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पहले चैप्टर पढ़े हैं उसमें कृषि पर ही डिपेंड थे। ठीक है, अब हम पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि कैसे कलाओं, दस्तकारी और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्मों के बारे में जानेंगे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। ठीक है, देखिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन तो एक जैसा था, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन था वो एक समान नहीं था। अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर समाज की अपनी कुछ अलग रूढ़िवादी, अपनी कुछ अलग नीतियाँ होती हैं, कुछ अपनी अलग समाज सत्ता होती है। तो उन सभी के बारे में यहाँ देखेंगे कि इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था, जैसा आज भी है। हर जगह पर एक अलग ही संस्कृति देखने को मिलती है। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचे और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। ठीक है, अमीर जो थे वो और अमीर होते गए, गरीब जो थे वो और ज़्यादा गरीब होते गए। दिल्ली के सुल्तानों, मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। जब दिल्ली में सुल्तानों का, मुगलों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने क्या किया कि आम जनता पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको दबाने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ, ये जो समाज के बीच में जो ऊंच नीच और गरीब अमीर का जो अंतर था वो और ज़्यादा बढ़ गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था, जनजातियां कहा जाता था, जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम व कर्म कांडों को नहीं मानते थे। ठीक है, उनको जनजातियां कहा जाता था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजाति के लोग जो शिकारी और संग्राहक या पशुपालक थे। तो संग्राहक और पशुपालक के बारे में हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तब भी आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिलाजुला रूप अपनाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास संसाधन जो थे उपलब्ध थे वो प्राकृतिक ही थे, तो वो उनका भरपूर उपयोग करते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। ठीक है, खानाबदोश का मतलब क्या हो गया, जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती हैं, परिवर्तित करती रहती हैं, उनको खानाबदोश कहते थे। ठीक है, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। वो ब्राह्मणों द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाते थे उनको नहीं मानते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। जनजातियों की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है। उनका पहनने का तरीका, उनका आभूषण पहनने का तरीका, खाना बनाने का, अपना जीवन यापन करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी संस्कृति को, अपने जो तरीके हैं, उनके जो नियम हैं, उनको बचा कर रखें। लेकिन जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। जाति आधारित और जनजातीय जो समाज हैं वो एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया है। जनजातीय लोग कौन थे वो यहाँ देखते हैं
कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, क्योंकि हमें भाई इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है, जो अभिलेख वगैरह हैं, जो पुस्तकें उस समय की हैं, उसी से तो पता चलता है। तो उन लोगों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जो है ज्ञान दिया, जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। उस समय लिखित दस्तावेज रखने का प्रचलन जो था वो बहुत कम था। अगर लिखित दस्तावेज कुछ मिलता भी था तो राजा की प्रशंसा में किए हुए अभिलेख हैं, प्रशस्तियाँ हैं, बस वही देखने को मिलती रही हैं, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते रहे। जो रीति रिवाज उनके पूर्वजों से चले आ रहे थे उनका वो संरक्षण किया उन्होंने, और कुछ मौखिक परंपराएं जो कहानियाँ किंवदंतियाँ थीं उनका उन्होंने अनुसरण किया। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी की विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आजकल के जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, उस समय की जो वाचिक यानी कि जो मौखिक कहानियाँ थीं, लोगों के पास जाते हैं, जनजातियों के पास जाते हैं, वो अपनी जो कहानियाँ बताते हैं उनके आधार पर उसको लिखित रूप में लिखते हैं, मतलब, ठीक है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि पंजाब में कौन सी जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान प्रभावशाली थी, तो उसका नाम था खोखर जनजाति। या भी ऐसे आ सकता है कि खोखर जनजाति किस सदी के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी और वो कहाँ की थी, तो पंजाब की, और 13वीं 14वीं सदी के दौरान प्रभावशाली थी, ठीक है। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मनसबदार के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं ना, जो क्लास उसमें चैप्टर 7 आपने पढ़ा था, उसमें था ना मनसबदार मतलब क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया, सरकारी गद्दी जिसको दी गई, सरकारी अधिकारी जिसको बनाया गया, उसको मनसबदार कहते हैं, ठीक है। तो मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अर्गुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। पहले ये लंगा और अर्गुन है, ये भी जनजातियां हैं, पहले इनका जो विस्तृत क्षेत्र था, लेकिन बाद में इनको मुल्तान और सिंध के मुगलों द्वारा अधीन कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं जनजाति शक्तिशाली जनजाति थी बलोच, ठीक है। ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, याद रखिएगा। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरिया की जनजाति रहती थी। कौन सी पश्चिम हिमालय में कौन सी जनजाति है, गडरिया की जनजाति थी। ये याद रखिएगा, जनजातियों से क्वेश्चन एक आता जरूर है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। ये किसकी बात हो रही है, उत्तर पूर्वी भाग की। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अब ये कहाँ हो रहा है, बिहार और झारखंड में 12वीं सदी में चेर सरदार शाहियों का उदय, ठीक है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चेर लोगों पर हमला किसने किया, तो बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति थे राजा मान सिंह ने, उन्होंने 1591 में उन पर हमला किया और परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। जो जनजातियाँ थीं उनके पास जो प्राकृतिक खनिज था वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई जिलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया, ठीक है। औरंगजेब ने उनको अधीनस्थ बनाया, अकबर ने उनको नहीं बनाया था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि वे उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये किस क्षेत्र की बात हो रही है बताइए, बिहार और झारखंड की बात हो रही है, ठीक है। देखिए ये जो मैप दिया है उसको भी देख लीजिए। ये यहाँ पर जनजातियों के बारे में है कि कोच कहाँ थी, अहोम कहाँ है, ठीक है, चेर, मुंडा, संताल, ये कहाँ कहाँ पर जनजातियाँ हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस मैप को ज़रूर देख लीजिएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजाति के निवास स्थान थे। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कौन कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियाँ, ठीक है। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ में गुजरात में भी कोली जनजाति पाई जाती थी। कुछ और दक्षिण में कोराग, बेतर, मारवाड़, दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। अब ये बात हो रही है दक्षिण की। दक्षिण में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियाँ, ठीक है। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भीलों की जनजाति कहाँ पाई गई, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी।
16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन सी जनजाति के लोग जो है बड़ी तादाद में हैं, तो वो है गोंड लोग के। ठीक है, ये भील देखिए, रात में भील लोग हिरन का शिकार करते हुए। भील की जनजाति कहाँ है? पश्चिमी और मध्य भारत में हुई है। 16वीं सदी के आते आते वो लोग क्या हो गए? जमींदार और खेतीहर हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है खानाबदोश और घुमंती लोग कैसे थे। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ठीक है, वो जानवरों के साथ घूमते थे, तो अगर उनको भोजन नहीं मिलता था तो वो जानवरों से ही अपना जो भोजन है उसका उस पर मतलब जो जानवर थे उन पर ही निर्भर थे। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। मतलब उनसे उत्पादित जो चीज़ें होती थी, जैसे घी है, ऊन है, कपड़े, बर्तन है, तो इन सभी का वो क्या करते थे? विनिमय मतलब आदान प्रदान कर लेते थे, बदल लेते थे। अगर उनको गेहूँ मतलब दूध चाहिए या घी चाहिए तो वो दूसरे लोगों से आपस में बदल लेते थे। ठीक है, ये देखिए खानाबदोश लोग ही हैं। ये देखिए विनिमय कर रहा है। चित्र 3, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। अब यहाँ पर देखिए, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ठीक है, बंजारा लोग, आप देखिए जो खानाबदोश लोग होते हैं उनको खानाबदोश ना कहकर हम लोग बंजारा, काफिला इस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बंजारा लोग जो थे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। समझ गए? बंजारा लोग जो थे, जो महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, उनका जो कारवां था, उनका जो काफिला था, लोगों का समूह था, उसको टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पशु थे। ठीक है, तो वो आराम से अपनी जो आवाजाही थी, अपना आना जाना था, वो कर सकते थे। इस वजह से जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो क्या करते थे? बंजारों तक अनाज की ढुलाई वगैरह का काम उनसे लिया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। ठीक है, यही हम यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि उनके पास पशु ज़्यादा थे, क्योंकि वो एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, उनका आना जाना लगा रहता था। इस वजह से वो पशु रखते थे और अपने काम को अच्छे से करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान भी मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। जैसे सेना है, किसी क्षेत्र में जाकर युद्ध लड़ रही है, तो बंजारे ही थे जो उसको राज्य से और युद्ध मैदान तक खाने की और जो उनकी ज़रूरत का सामान था वो सब ढुलाई करके यानी कि पहुंचा देते थे। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए, और ये देख लीजिए, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या होता है। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। चारागाह का मतलब एक क्षेत्र में अगर बहुत सारा चारा है तो वो अपने जानवरों को वहाँ ले जाते थे। जब वो चारा खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह ले जाते थे जहाँ पर चारा है, इसीलिए वो चारागाह कहते हैं। ठीक है, इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो वहां पर लौट कर भी आते हैं। अब देखिए बंजारे क्या होते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। तो ये याद रखिएगा कि पीटर मंडी जो है वो भारत में कब आया है? 17वीं सदी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि पीटर मंडी जो है वो 17वीं सदी में भारत आया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, मतलब समूह से। ठीक है, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृह गृहस्थी, बीवी और बच्चे साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। टांडा मतलब एक कारवां, एक समूह। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के साथ भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं।
अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता है वहाँ से खरीदते हैं, उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा होता है। मेन उनका यही आमदनी का जरिया था। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। ठीक है, टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। समझ लीजिए कितना बड़ा समूह रहा होगा कि एक टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते हैं, जो कि एक पूरा गांव समझ लीजिए। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैल पर भी सामान उतारने के बाद उन्हें चढ़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी, दूर दूर घर बने हुआ करते थे और ज़मीन पर्याप्त मात्रा में थी। चारा है, पशु है, जंगल है, ये सारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। तो वो अपना जो अनाज है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए जब वो जो ढुलाई वाला काम था वो कर लेते थे, उसके बाद पशुओं को खुला छोड़ देते थे। ठीक है, अब देखते हैं कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते हैं और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। ठीक है, एक जगह से बिच्चा ले ली, फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक है, अभी भी आपने देखा होगा कई सारे नर्तक वगैरह हैं, वो आते हैं यहाँ पर डांस वगैरह करते हैं और फिर दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा जब मेला लगता है तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसे मेले टू मेले भी वो अपना जो कर्तव्य है, अपना नृत्य है वो दिखाते हैं। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जब समाज बदलता गया तो उस समय कौन सी नई जातियाँ उत्पन्न हुई, कौन सी श्रेणियाँ बनी, उन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियाँ, सुनार, लोहार और बड़े राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, पहले क्या था, वर्ण था। पहले क्या था, जाति नहीं थी। उसमें क्या था, अगर आप निम्न जाति के हैं और आप अगर अच्छी पदवी धारण कर लेते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आपको उच्च जाति का समझा जाने लगता था। और फिर जब अगर आप उच्च जाति के हैं और आप निम्न काम करते हैं तो आपको निम्न जाति का समझा जाने लगता था। ठीक है, तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। अब क्या है, जाति जो है वो कर्म के आधार पर विभाजित हो गई। जैसे लोहार है तो सारे व्यक्ति वो लोहार ही कहलाए, अब वो ब्राह्मण नहीं बन सकते। ठीक है, और जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेंगे। तो इस तरह जातियों का जो विभाजन है वो यहाँ पर होने लगा। ये 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। जाति पर विचार विमर्श देख लेते हैं। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उदयार में के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि उय्याकोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में, तो ये जगह याद रखिएगा। ये रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग। ठीक है, रथकारों का मतलब रथ चलाने वाले नहीं है। रथकारों का मतलब क्या है, जो रथ बनाते हैं, कि सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति को कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन काम करता था, ये रथकार काम करते थे। वो रथ तो बनाते ही थे, साथ ही मंदिर का द्वार है, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप वगैरह बनाना, ये सारा जो कार्य है वो रथकारों को सौंप दिया गया। अब देखिए, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ था। वे हूण, चंदेल, चालुक्य, कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो यहाँ पर हम मेन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चंदेल, चालुक्य और दूसरे वंशज के बारे में। ओके, इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ठीक है, पहले क्या था लोग अलग थे, गोत्र अलग थे, फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई और जनजातियां बन गई। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण ही उस समय के करता धरता थे, यज्ञ वगैरह के जो कर्मकांड थे, जाति निर्धारण थे, वो ब्राह्मण ही करते थे। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्य आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई।
दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इस इलाके में बड़े पैमाने पर स्वीकार की गई। ठीक है, पंजाब और सिंध के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। ठीक है, तभी तो उस जगह पर इस समय क्या है, पाकिस्तान है, मुस्लिम धर्म है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच एक सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे निम्नलिखित हैं। पहले ये यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये गोंड महिला है, मतलब गोंड जनजाति की महिला है। देख लीजिए इसका जो पहनने, आभूषण पहनने का तरीका है वो किस तरह का है, कपड़े किस तरह से पहने हुए हैं। अब हम 2 महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। गोंड, ये जिस जनजाति की महिला थी कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि गोंड लोग कहाँ रहते थे, ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे। कहीं एक जगह पर उन्होंने खेती की, फिर उस जगह को जला दिया। ठीक है, उसके बाद में वो दूसरी जगह जाते थे जहाँ पर भूमि उपजाऊ थी, वहाँ खेती करते थे। ठीक है, विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, हर कुल मतलब कई अलग अलग कुलों में बटी हुई थी छोटे छोटे, और उन कुल का अपना एक अलग राजा और राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। ये तो हमेशा से चला आ रहा है, जो बड़े पदवी पर होता है वो अपने छोटों को दबाने की कोशिश करता है। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा ने, अब बताइएगा अकबरनामा किसने लिखी है, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बताना आप लोग कमेंट में। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गणकटंका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। आप समझ सकते हैं 70,000 गांव, उन 70,000 गांव के अलग अलग मुखिया, ठीक है, किस तरह से काम करते होंगे। अब स्थानांतरित कृषि के बारे में देख लेती हैं कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, उस क्षेत्र को जला देते हैं, फिर जो राख हो जाती थी उसमें ही वो फसल बोते थे। जब ये ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ़ किया जाता है और इसी तरह फसल उगाई जाती है। तो ये स्थानांतरित खेती है कि एक ज़मीन पर आप तब तक फसल करिए जब तक वो बंजर ना हो जाए, उसके बाद वहाँ से हटकर आप दूसरी जगह पर करिए जहाँ पर उर्वरता अधिक है। ठीक है, तो ये स्थानांतरित कृषि होती है। और स्थानांतरित कृषि को हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। ठीक है, कहीं पर इसको झूम खेती भी कहते हैं, जो आपने EVS में पढ़ी होगी झूम खेती के बारे में। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गणों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँव के इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। तो आप समझ के बरहोतों का मतलब क्या है, 12-12 गाँव को मिलाकर बनाना। ठीक है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। पहले क्या था, जनजाति पूरी अपनी एक अलग संस्कृति, अपनी एक अलग समाज को लेकर चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी बंटवारा होता गया और ये असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गए। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। अनुदान मतलब उनकी कृपा दृष्टि, उनकी प्रशंसा की, उनको भेंट दिए और बदले में राजाओं ने क्या किया, उनको भूमि प्रदान कर दी। ओके, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गोंड सरदार थे उन्होंने क्या कहा कि अब उनको भी राजपूत कहा जाए। इसीलिए गढ़कटवा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, अब वो उपाधियां धारण करने लगे जो उनके राजा थे। तो राजा जो अमनदास थे गढ़कटवा के, उन्होंने क्या किया, संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत द्वारा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये देखिए गोंडवाना क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये गोंडवाना का क्षेत्र है। ओके, गोरखा, कोलंगा, बाईरूगढ़, चाउरागढ़, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। तो विवाह करने के बाद क्या हुआ, दलपत की कम उम्र में मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। तो याद रखिएगा दुर्गावती बहुत ही ज़्यादा योग्य रही हैं। उन्होंने अपने जो पुत्र हैं वीर नारायण, उनके साथ में उनके नाम पर कमान संभाली। उनके समय में राज्य का अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटवा पर हमला किया।
रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह की शासिका, किस तरह की महिला रही होंगी, जिन्होंने समर्पण नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं मर जाऊँ, इससे मतलब शहीद हो जाना जो है वो ज़्यादा सौभाग्यशाली समझा। अब ये देख लीजिए क्या है, एक नक्काशी दरवाज़ा, गोंड जनजाति, बस्तर मध्य प्रदेश। ये एक दरवाज़ा है, किस तरह उस पर चित्रकारी की गई, हाथी, बैल, घोड़े, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब देखते हैं गढ़कटवा के बारे में। गढ़कटवा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों को उनके निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। वो क्या करते थे, हाथियों को पकड़ते तो दूसरे क्षेत्र में उसका निर्यात करते थे। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्रशाह को दे दिया। कहीं ना कहीं हर राज्य में एक ऐसा जो देशद्रोही टाइप का व्यक्ति होता था, तो यहाँ पर जो वीर नारायण के चाचा हैं वो चंद्रशाह, वो एक देशद्रोही का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, उन मुगलों ने गोंड जनजाति से गढ़कटवा पर लूट की, बेशकीमती सिक्के और हाथी हथियाए। उसके बाद राज्य का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में लिया और दूसरा हिस्सा उनके चाचा चंद्रशाह को दे दिया। ओके, गढ़कटवा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, पहले तो वो मुगलों से हारे, बाद में बुंदेलों और मराठों ने भी उनको हराया। अभी ये गोंड के बारे में आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं अहोम के बारे में। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो अहोम लोग कहाँ से आए हैं, ये 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे हैं। और कहाँ से आए हैं, म्यांमार से आए हैं। ये भी याद रखिएगा, अहोम जो मेनली कहाँ की जनजाति है, म्यांमार की है। उन्होंने भूइयाँ यानी कि भूस्वामी, भूइयाँ किसको कहते हैं, भूस्वामी को कहते हैं, ये याद रखना। उन्होंने भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोचहाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आप समझ सकते हैं कि 1530 में उन्होंने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल कर लिया था। ये अहोम जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि मेनली म्यांमार से आई थी और ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गई थी। ओके, 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। यानी कि उनको अग्नि वाले जो अस्त्र हैं उनका प्रयोग करना, उनको बनाना बहुत अच्छे से आता था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई बाहर से आकर बस जाएगा तो आप नहीं चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, उन पर आक्रमण करेंगे। तो वही स्थिति वहाँ पर भी थी। लेकिन अहोम लोगों, यहाँ पर देखिए 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रहा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मुगल जो है वो अब दिल्ली सल्तनत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दिल्ली एक मेन महत्वपूर्ण क्षेत्र था, मेन महत्वपूर्ण केंद्र था व्यापार का और भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने का। तो वो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व जो जगह है वहाँ पर और दक्षिण पश्चिम में इतना ज़्यादा अपना जो आधिपत्य है, अपना साम्राज्य, उसको स्थापित नहीं कर पाए। देखिए ये यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं वो यहाँ देख लीजिए। ये आपका उत्तर पूर्व राज्य हैं जहाँ पर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया, अहोम आ गए। ये कहाँ से आए हैं, म्यांमार से आए हैं। और यहीं से आपकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आ रही है, देखिए चीन से अरुणाचल प्रदेश होते हुए, और यहीं पर अहोम आकर म्यांमार से बस गए। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप, ये कोच जनजाति देख लीजिए। अब देखिए अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। ज़बरदस्ती किसी से कोई काम लिया जा रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उन लोगों को क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। मतलब जिस क्षेत्र की जनगणना हो रही है तो वो उस क्षेत्र से अपने निश्चित कुछ पाइकों को भेजेगा। ठीक है, पाइक क्या, जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। मतलब अगर एक जगह ज़्यादा लोग रह रहे हैं, एक जगह कम लोग रह रहे हैं, तो उनको बराबर कर दिया गया। ज़्यादा लोगों से, जगह वाले लोगों से उठाकर कम लोगों के बीच में उनको मतलब स्थानांतरित कर दिया।
इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी की पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि का निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहे थे। अहोम लोग चावल की खेती के एक नए तरीके भी अमल में लाए। तो ये भी याद रखिएगा, अहोम लोग जो हैं वो चावल की खेती करते थे और उसके नए नए तरीकों पर अमल करते थे। ये देखिए कान के आभूषण हैं। कबोई नागा जनजाति मणिपुर के, आँख जैसी लग रही है अगर इनको मिला दिया जाए तो। देखिए अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अब यहाँ पर अगर खेल आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, खेल तो खेलने वाला, लेकिन ये अहोम समाज के कुल के बारे में बात हो रही है। यहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, लेकिन अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदायों की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले जा सकता था। ठीक है, अगर समुदाय की सहमति है तो राजा को दिया जाएगा, वापस किया जाएगा। अगर समुदायों की सहमति नहीं है तो राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते। ठीक है, शुरुआत में अहोम लोग अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी में के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह, जिनका शासनकाल 1714 से 44 के समय तक रहा है, तो शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना ले, लेकिन अपना जो मूल धर्म है उसको पूरी तरह नहीं छोड़ पाता है। तो यहीं पर ये भी है कि शिव सिंह ने हिंदू धर्म को प्रधान धर्म बनाया, लेकिन अहोम लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया ज़रूर, लेकिन उनकी जो पारंपरिक आस्थाएँ थी, जो पारंपरिक उनके कुल देवी देवता थे, उनकी पूजा अर्चना उन्होंने बंद नहीं की। ओके, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति है उसको पहले कौन सी भाषा में लिखा गया? अहोम भाषा में। उसके बाद उसको असमिया में लिखा गया। ओके, नेक्स्ट है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, ये पूरा जो आपने पढ़ा है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। ठीक है, ये नहीं कि वो सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी जो जीविका चलाने के लिए हर क्षेत्र को अपनाया। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म को दोनों को ही नकार दिया। ठीक है, कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो ये देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपने चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने हर सदी की, हर शताब्दी की जो जनजाति हैं उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ, जैसे भील जनजाति कहाँ किस क्षेत्र की है, गोंड जनजाति, अहोम जनजाति, उनकी वर्ण व्यवस्था कैसी थी, उनकी शासनकाल क्या था, कौन सी शताब्दी में उनका उदय हुआ, कौन सी शताब्दी में उनका अंत हुआ, ये सारी चीज़ें ही आपने यहाँ पर पढ़ी हैं और इनको याद रखिएगा। ओके, एक्सरसाइजेज आप लोग ज़रूर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये मैचिंग ही आ गई, ठीक है, तो आपको मैचिंग पता होना चाहिए, और ये जो फिलअप वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6, 7, 8 ये 3 चैप्टर ही आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री में रह गए हैं, जिनको जल्दी ही करा दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।